चलिए तो आज हम देख रहे हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया था किसके बारे में, अकबर के बारे में। ऑनलाइन वाले आप देख रहे होंगे, ये ऑफलाइन क्लास है। दरअसल स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आपके साथ में ऑफलाइन के साथ साथ ये क्लास ऑनलाइन भी, ठीक है। पीएससी का बैच है और पीएससी के इस बैच में हम आज अकबर की जानकारी पूरी ले रहे हैं कि किस तरीके से अकबर का संपूर्ण शासनकाल रहा है। अकबर की कुछ जानकारी हमें जो प्राप्त होगी वो जहांगीर के शासनकाल में भी प्राप्त होगी, इसलिए अकबर की कुछ जानकारी को मैं लगभग बीच में ही स्टॉप कर दूंगा और कुछ जानकारी जहांगीर से लिंक करके बताऊंगा, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए आज हम देख रहे हैं किसके बारे में, अकबर। तो अकबर सबसे पहले इसका कभी भी राजाओं के बारे में जब हमें पढ़ना होता है तो उसके शासनकाल के बारे में पढ़ना होता है। और अकबर का जो समय रहा है वो लगभग 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। ठीक है, 1556 की कौन सी तारीख में कहा गया कि अकबर राजा बना, तो लगभग 5 नवंबर 1556 को हम ये घटना मान सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अकबर था उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है हेमू को पराजित किया। हालांकि अकबर की आयु उस समय मात्र 13 वर्ष 4 माह की थी, लेकिन 13 वर्ष 4 माह का जो लड़का है वो युद्ध क्या करे, है ना। तो वो जिसके संरक्षक पे रहा है, संरक्षण में रहा, उसका नाम था बैरम खां, जो कि हुमायूं का क्या रहा है, सेनापति था। ठीक है, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर का जो हुमायूं का जो सेनापति बैरम खां था, उसने तुरंत उस समय अकबर के पास जाकर अकबर को संरक्षण में ले लिया। कैसे, तो जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद तुरंत उस समय अकबर था आपका जो पाकिस्तान का एरिया, राणा वीर साल का महल अमरकोट, राणा वीर साल के महल अमरकोट में रहा और उसी अमरकोट में जो है जाकर के उसे अपने संरक्षण के तौर पे, उसके बॉडीगार्ड के तौर पे वो मिलता है। ठीक है, मुलाकात करने के बाद उसको ले जाता है और ले जाकर के उसका राज्याभिषेक कर देता है। कहते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी डेड बॉडी के पास ना जाकर के वो सीधे अकबर के पास गया और अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक करके उसको राजा घोषित कर दिया और लेकर चला आता है कहाँ, आगरा में। ठीक है, उस समय वो आगरा में आता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और उसको अपनी ऑफिशियल राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया कि आगरा को राजधानी बनाया। तो उस समय अकबर के शासनकाल में भी राजधानी जो है आगरा रही। बाद में अकबर के बाद जो है सिकंदरा, जो है सिकंदरा जिसको हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी, उसकी राजधानी रही। ठीक है, तो अकबर की सबसे पहले तो हम प्रारंभिक जीवन परिचय लिख लें कि भाई किस तरीके से उसका जन्म हुआ। तो मैंने आपको बताया कि हुमायूं का जब निर्वासन काल चल रहा था 1540 में, बिलग्राम के युद्ध को हारने के पश्चात हुमायूं चला जाता अपने भाई हिंदाल के पास, और हिंदाल उस समय अमरकोट के राणा वीर साल महल में था। और उसी समय उसकी हुमायूं की मुलाकात हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी से होती है और मीर अली अकबर जामी ने ही उसको बाकी के युद्ध करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्योतिष थे, उनका हाथ वगैरह देखा और कहा कि अभी आपका समय ठीक नहीं है, इसलिए आप कहीं भी युद्ध ना करें। तत्पश्चात देखिए, मीर अली अकबर जामी की बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम से ये प्रेम कर बैठता है और उसका विवाह 1541 में हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से होता है। और ठीक 1 साल पश्चात यानी कि 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है और वही कौन था, आपका अकबर था। तो अकबर की जन्मतिथि कौन सी है, 15 अक्टूबर 1542 इसका जन्म होता है। ठीक है, देखा जाए तो हुमायूं का निर्वासन काल चल रहा था और उस समय हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक कस्तूरी थी। और जैसे ही इसका जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि हुमायूं ने उस कस्तूरी को बांटा और कहा कि जब जिस तरीके से इस कस्तूरी की महक संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है, वैसे ही मेरे बेटे अकबर की जो यश कीर्ति है वो संपूर्ण विश्व में फैले। और वही हुआ। आने वाले समय में अकबर को एक महान सम्राट यानी कि महान बादशाह कहा गया। विश्व इतिहास में मैंने आपको बताया भी था कि 2 ही राजाओं के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, एक कौन है, अकबर, और दूसरा अशोक सम्राट।
ठीक है। तो इस तरीके से जन्म हुआ, निर्वासन काल था, हुमायूं और अकबर के बीच में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं बना। ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो ज़्यादा उससे मुलाकात नहीं कर पाया। अकबर के जो बचपन का नाम था वो नाम था आपका बदरुद्दीन। बदरुद्दीन की एक कहानी मैंने आपको और बताई थी कि बदरुद्दीन तैयब करके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं वो कांग्रेस के थे, है। और इनका जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका मद्रास में पहला जो हुआ था अधिवेशन वो हुआ था आपका बदरुद्दीन तैयब ने उसकी अध्यक्षता की थी, है ना। तो इससे आपको ये भी याद रहेगा। अब आते हैं, देखिए 1555 में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात सिकंदर शाह सूरी जो कि क्या था आपका बंगाल के पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था, हुमायूं ने उसको भी हराकर संपूर्ण क्षेत्र को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। और इस तरीके से जो हुमायूं है उसने अपने राज्य को 15 साल बाद पुनः प्राप्त किया और दिल्ली का क्या बना, बादशाह बना। ठीक, इसके सामने मैंने आपको बताया था कि इसने एक व्यक्ति को एक दिन के लिए राजा बनाया था, उसका नाम था निजाम। और वही निजाम ने क्या किया था, एक दिन में उसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे। और चमड़े के सिक्के में ये कहा जाता है कि उस चमड़े के सिक्के का डीमोनेटाइजेशन अगले ही दिन हुमायूं ने कर दिया और कहा कि जो व्यक्ति चमड़े के सिक्के को लेकर के आएगा ऐसे व्यक्ति को मैं सोने का सिक्का दूंगा। और ये वही निजाम था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी शेर शाह सूरी से, है ना। निजाम प्राय भिस्ती जाति का था, भिस्ती जो पानी वगैरह पिलाने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने ये कहानी थोड़ा बहुत देखी। आप समझिएगा कि 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और यहाँ पे बैरम खां उसे संरक्षक के तौर पर लेकर के आता है, कहाँ, अपना आगरा के क्षेत्र में लेकर के आता है। अभी मैंने एक नाम लिया था, आपको ध्यान होगा, सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा घटना जाने। सिकंदर शाह सूरी का एक वित्त मंत्री था, उसका नाम था टोडरमल। और यही टोडरमल बाद में अकबर के 9 रत्नों में भी जाके शामिल हुआ। तो थोड़ा सा ये घटना आपको याद रखनी है, अभी बीच में इसका रोल आएगा टोडरमल, ठीक है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो सिकंदर शाह सूरी का एक सेनापति था, उसका नाम था हेमू, ठीक है। और हेमू यहाँ पे क्या होता है कि सिकंदर शाह सूरी ने हेमू को बुलाया और कहा कि अकबर जो है बहुत छोटा है, 13 वर्ष 4 माह का है, तो आप एक काम करिए कि चले जाइए और दिल्ली पर अधिकार करिए, अकबर की हत्या करो। और इस तरीके से हेमू यहाँ से जाता है। सबसे पहले उड़ीसा अभियान, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ अभियान, छत्तीसगढ़ के पश्चात ही बढ़ता है, पहले मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर अभियान करता है और अभियान करने के पश्चात मालवा क्षेत्र को जीत लेता है। और जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि कौन सी थी, आपकी विक्रमादित्य। कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि अंतिम विक्रमादित्य किससे कहा गया है, तो आपका हेमू को कहा गया, ठीक है। हेमू ने बहुत सारा धन वगैरह मालवा क्षेत्र से लूटा और सिकंदर शाह सूरी को पहुंचा दिया और उसकी गणना किसने की, टोडरमल ने की, ठीक है ना, कि लगभग कितना पैसा क्या आया। अब समझिएगा, हेमू यहाँ से जैसे ही मालवा क्षेत्र को जीतता है और ग्वालियर में अभियान करता है, यहाँ से बढ़ने के बाद ग्वालियर अभियान किया कि उसी समय आगरा में बैठा बैरम खां अकबर को लिए हुए वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली, अकबर की जान बचाने के लिए। अब जैसा ही ये कहाँ पहुँचा, आपका दिल्ली पहुँचा, तो हेमू को ये बात पता लगी कि आगरा से दिल्ली भाग गए हैं। तो हेमू ने ये ठान लिया कि अब हम क्या करेंगे, अकबर के विरुद्ध युद्ध करेंगे। और अपनी जितनी भी सेना थी आधी सेना को कहाँ भेज देता है, दिल्ली। और अपने तोप वगैरह जो हथियार थे वो भी कहाँ भेज देता है, दिल्ली में, ठीक है। हालांकि बैरम खां के कुछ मंत्रियों ने ये बात समझाई कि महाराज आप अकबर की जान बचाइए और अकबर को लेकर के यहाँ से चले जाइए, लेकिन बैरम खां थोड़ा पठानी था, वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, मैं जो है यहाँ से नहीं जाऊँगा। अकबर से बोला कि बाकी अकबर की जो मर्जी होगी वही होगी। अकबर अब कुछ जाने न, छोटा सा बच्चा था, उसने भी कहा कि नहीं, जैसा बैरम खां बोलता है वैसा ही किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हेमू ने एक गलती की कि अपने हथियारों को सबसे पहले दिल्ली में भेज दिया। तो बैरम खां को ये बात पता चली, तो बैरम खां ने संपूर्ण हथियारों को अपने अधिकार में ले लिया। अब सीधी सी बात है, जो तोप वगैरह थी वो बैरम खां के अधिकार में आ गई। और आपको पता है हथियार युद्ध में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं, तो आधे हथियार उसके जब्त हो गए।
हालांकि हेमू इससे भी नहीं घबराया। हेमू की एक आदत थी कि हेमू युद्ध जो किया करता था, जैसे बाकी के राजा घोड़े पर बैठ करके करते थे, तो हेमू हमेशा हाथी पर बैठ करके क्या किया करता था, युद्ध किया करता था। इस तरीके से क्या है, हेमू के बारे में कहा जाता है। फाइनली 5 नवंबर 1556 को कहा जाता है कि पानीपत का जो मैदान था, हालांकि पहला युद्ध अकबर के दादाजी बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को कर लिया था। इसके पश्चात कहते हैं कि 5 नवंबर 1556 को उसी पानीपत के मैदान में हेमू की सेना और अकबर की सेना आमने सामने आती, ठीक है, और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कहा जाता है। इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में कहा गया कि हेमू क्या है कि जब युद्ध कर रहा था और बैरम खां भी यहाँ पे युद्ध कर रहा था, बैरम खां के पास ज़्यादा सेना तो थी नहीं, हेमू के पास लगभग 1.5-2 लाख की सेना। अब देखा जाए तो जीतने वाला कौन था, यहाँ पे हेमू था, लेकिन फिर भी किस्मत फेवर थी अकबर की, क्योंकि अकबर को एक महान बादशाह बनना था, इसी वजह से किस्मत उसके पक्ष में रही। और सैनिकों से युद्ध करते करते हेमू हाथी पर बैठा था कि अचानक से एक उड़ता हुआ तीर उसकी आंख में जाकर के लगा और हेमू वहीं पे घायल हो गया और हाथी से नीचे गिर गया। बैरम खां ने देखा कि यह हाथी से नीचे गिर गया है, अपनी सेनाओं वगैरह को भेजा इसने और सेना को भेज करके बैरम खां को घिरवा लिया। वहाँ अकबर की सेना ने हल्ला मचाना भी चालू कर दिया कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया। और इस तरीके से जैसे ही ये खबर फैलती है, ये खबर फैलने के पश्चात जो है हेमू की सेना तितर बितर हो गई, यहाँ वहाँ भागने लगी। इस तरीके से हेमू यहाँ पे हार जाता है और हेमू को पकड़ करके लाया गया और बैरम खां ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे ही बैरम खां ने हत्या की तो इस तरीके से कहा गया कि दिल्ली का जो बादशाह बना वो कौन बना, आपका अकबर। हेमू एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो 13 दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना था। कहा जाता है कि सबसे कम समय के लिए राजा कौन बना था, वो हेमू बना था, जो कि अंतिम विक्रमादित्य भी थे। मालवा के क्षेत्र पर ज़्यादातर लोग जो अधिकार करते थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हेमू था कौन, तो देखा जाए तो दिल्ली के एक मार्केट में ये एक व्यापारी वर्ग का था, बनिया था, जो नमक और तेल बेचा करता था। किस्मत इसकी अच्छी थी कि सिकंदर शाह सूरी के समय में ये कहाँ आ जाता है, उसके दरबार में आ जाता है और सेना के पद पे काम करता है। काम अच्छा रहता है तो सेनापति बन जाता है, ठीक है, तो इसकी किस्मत बड़ी प्रबल रही, परंतु मारा गया। अब देखिए, हम अकबर के जीवन की कई सारी घटनाओं को देखते हैं कि यहाँ से अकबर क्या बनता है, राजा बनता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली घटना 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के लगभग 1560 की घटना। और कहा जाता है कि अकबर किसके संरक्षण में रहा, तो अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। तो बैरम खां के संरक्षण में ये 4 साल रहा और इस दौरान पे जो भी डिसीजन हुआ करते थे वो अकबर ना लेकर के बल्कि क्या है, बैरम खां लिया करता था। जो भी युद्ध के डिसीजन है, कहीं भी जाना है, आना है, ऐसा करना वैसा करना, वो सभी डिसीजन किसके होते थे, बैरम खां के होते थे। अब समझिएगा बात को कि यहाँ पे जैसे ही अकबर 2-4 साल यानी 1560 का समय आया, अकबर अब थोड़ा बड़ा हो गया था। आपको पता है कि लगभग 16-17 की एज में लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। अकबर भी युवा हो गया थोड़ा, तो उसको गुस्सा आने लगी। अब गुस्सा किस बात पे आती थी, क्योंकि इसके कान वगैरह लोग भरा करते थे। भरा कैसे करते थे उस समय, अकबर के जीवन की घटना कि 1560 से लेकर के 1562 तक ये हरम दल के संरक्षण में रहा। हरम दल क्या होता है, महिलाओं का एक गुट होता है और जिसे पेटीकोट सरकार भी कहा गया है, पेटीकोट सरकार। इसमें कौन कौन थे, तो एक तो इसकी माँ थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। एक इसकी बहन थी जिसका नाम था जीजी हमदा। एक इसकी धाय माँ थी जिसका नाम था माहम अंगा। और एक जीजी हमदा का हस्बैंड था, उसका नाम था सिराफुद्दीन। और महामंगा का बेटा था, उसका नाम था आपका आदम खां, आदम खां। ये 5 लोगों का एक गुट बना जिसे किस नाम से जाना गया, आपका हरम दल के नाम से, ठीक है। अब जैसे ही हरम दल अकबर पर थोड़ा सा हावी होता है तो यहाँ पे क्या किया गया कि अकबर के कान भरना यहाँ पे चालू कर देते।
जैसे ही उसके कान भरते हैं तो अकबर इस बात से बहुत क्रोधित होता है। अकबर को बार बार ये कहा जाए कि तुम राजा हो लेकिन डिसीजन बैरम खां ले रहा है, तो अकबर को भी गुस्सा आया कि यार बात सही। एक बार की घटना है कि अकबर ने क्या किया, एक युद्ध की घोषणा कर दी कि हमको यहाँ पे युद्ध करने जाना है, बैरम खां को ये कहो कि वो अपनी सेना तैयार करे। बैरम खां यहाँ पे जैसे ही आदेश मिला, बैरम खां ने सेना वगैरह तैयार की, सब तैयार हो गए और जैसे ही तैयार हुए अकबर ने मना कर दिया कि अब युद्ध करने नहीं जाना। अब बैरम खां तक ये बात पहुंची कि अकबर ने युद्ध के लिए मना किया है, बोला है कि आज नहीं जाना है, आने वाले समय में हमें जाना है। तो बैरम खां अपनी बात पे अड़ गया कि नहीं, अब सेना तैयार हो गई है, मैं युद्ध करने तो जाऊंगा। अब फाइनली यहाँ पे अकबर के पास मैसेज पहुँचा कि बैरम खां इस युद्ध को करने की तैयारी में है, वो नहीं मान रहा। अकबर ने बोला कि उसको लेकर के आओ, उसको बोलो महाराज ने बुलाया, युद्ध नहीं होगा मतलब नहीं होगा। बैरम खां के पास पहुँची सेना, बोली कि भाई युद्ध नहीं होगा, अकबर ने मना किया। तो बैरम खां ने कहा कि भाई अकबर कौन होता है मना करने वाला, अगर सेना तैयार है तो युद्ध करने तो हम जाएंगे। फाइनली जब नहीं माना तो बैरम खां को यहाँ से पकड़ करके लाया जाता है अकबर की दरबार। अकबर ने कहा कि देखो महाराज, मैं हूँ, डिसीजन मेरे होने चाहिए, अगर तुमको राजा बनने का इतना ही शौक़ है, तुमको कई सारे ऑप्शन हैं, विकल्प हैं जिसको चुन के तुम बन सकते हो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप मेरे अधीन ही रहो और मेरे वजीर हो तो वजीर ही बन के रहो, जो डिसीजन लूँगा मैं लूँगा, आपको उसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा उसको विकल्प दिया कि आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र में दे दूं, आप वहीं पे राजा बने रहो, लेकिन मेरे से जीवन में कभी आप मतलब मत रखना। तीसरा बोला कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप इस पद को त्याग करके हज यात्रा के लिए चले जाओ। अब बैरम खां भी बड़ा चालाक था, वो बोला कि क्षेत्र तो लूँगा नहीं, अधीन काम कर नहीं सकता था, तो उसने हज यात्रा को स्वीकार किया और बोला कि मैं अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँगा और हज यात्रा को करने का प्रयास कर। यहाँ से जाता है। अच्छा, बैरम खां में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बैरम खां की जो पत्नी थी, बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा। ये कौन थी? बैरम खां की पत्नी थी। और इन्हीं दोनों से एक बेटा इनका हुआ था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना, हाँ, राइटर भी थे, बहुत बड़े कवि थे। आपको ध्यान रखना है कि ये वही रहीम दास जी हैं जिनके दोहे आप अक्सर पढ़ा करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ कि बैरम खां ने हज यात्रा को स्वीकार किया और हज यात्रा के लिए यहाँ से निकलता है और पाकिस्तान के पास में एक पठानी को पता चलता है कि बैरम खां जा रहा है हज यात्रा के लिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि उस पठान के पिता की हत्या बैरम खां ने की थी, तो उसी पठानी ने बैरम खां को घेर करके उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इस तरीके से बैरम खां की मृत्यु हो गई। कई इतिहासकारों के कथन में ये भी कहा जाता है कि भाई जो अकबर था, अकबर ने ही बैरम खां की हत्या करवा दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। फिलहाल जैसे ही बैरम खां की मृत्यु हुई तो सलीमा अकबर की क्या बन जाती है? पत्नी। अकबर का विवाह सलीमा के साथ कर दिया जाता है। पुरुषों को महिलाओं का संरक्षक के तौर पे बताया गया है। इस वजह से मुस्लिम धर्म में ये है कि लगभग एक विवाह आप क्या कर सकते हैं? जनरली कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी आप विवाह करेंगे वो संरक्षक के तौर पे करेंगे। तो इसलिए सलीमा का विवाह किसके कर दिया गया? अकबर के साथ कर दिया गया। अब जैसे ही सलीमा विवाह हो जाता है, अब्दुल रहीम खान ए खाना किसका पुत्र माना जाता है? अकबर का, ठीक है, मुँह बोला पुत्र। ये कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खान। अब देखिए यहाँ पे घटना ऐसी हुई कि इस तरीके से 1556 से 1560 तक में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होता है। अकबर के जीवन की घटना जिससे अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली। 2 साल तक यह हरम दल के संरक्षण में रहा और बहुत ज़्यादा समस्या इसको हरम दल के आधार पर झेलनी पड़ी, क्योंकि हरम दल जो भी कहता था वो अकबर मान लेता था, ठीक है। अब अकबर के लिए ये बड़ा जो है, अगर देखा जाए तो गले की फांसी होता जा रहा था, एक ऐसा शब्द कहें हम। तो अकबर के जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिससे अकबर हरम दल से मुक्त होता है? तो सबसे पहली घटना हम देखते हैं 1561 की घटना। 1561 में पहला जो अकबर द्वारा स्वयं से डिसीजन लिया गया था वो था आपका कौन सा? मालवा का अभियान। मालवा वही अभियान जो हेमू जहाँ पर आक्रमण किया था, मालवा का अभियान। अब समझिएगा 1561 में उस समय पे जो मालवा क्षेत्र का राजा था उसका नाम था बाज बहादुर। अब बाज बहादुर उस समय स्वतंत्र था, तो अकबर ने क्या किया? एक व्यक्ति को बुलाया, आदम खां को।
आदम खां जो हरम दल का एक व्यक्ति था उसको बुलाया और बोला कि आप कहाँ चले जाइए, मालवा चले जाइए और मालवा पर क्या करिए, अभियान करिए। अब इस तरीके से उसने मालवा पर गया, अभियान किया और अभियान करके बहुत सारा धन लूटा और बाज बहादुर को अपने अधीन किया। बोला कि आपको अकबर के अधीन शासन करना है। बाज बहादुर एग्री हो गया। अब जितना सारा इसने धन लूटा और धन लूट करके यहाँ पे क्या करता है कि उस समय एक रूल था कि जितना धन आप लूट करके लाते हैं उसका 50% आपको कहाँ जमा करवाना है, राजकोष में। लगभग 25% आपको किसको दे देना है, अधिकारियों को, जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी थे, और लगभग 25% सेनाओं में बांट देना है। तो इस तरीके से ये एक रूल चलता था उस समय। अब होता ये है कि अकबर जो था, आगम खां जो था, जितना धन लिया उसका 50% तो पहले उसने जेब में रख लिया, यानी धांधलेबाजी की, घोटाला किया। यानी कि जैसे 5 लाख में 2.5 लाख ही बताया किया है, तो 5 लाख मान लीजिए कि उसने पूरे धन का आधा अपने पास रखा, आधे का आधा कहाँ जमा करवा दिया, राजकोष में। 25% उसने अधिकारियों को दे दिया, 25% सेनाओं में बांट दिया। अब समझिएगा, जैसे ही उस समय मैंने बताया कि जब सिकंदर शाह का टोडरमल एक वित्त मंत्री था जिसने हेमू के समय में मालवा के अभियान की गणना की थी और वो वहाँ से भाग के फिर अकबर की दरबार में आ गया था। अकबर के समय में भी एक वित्त मंत्री ये बना रहा। उस कंडीशन में कहा जाता है कि जो टोडरमल था उसने हिसाब लगाया। हिसाब लगाने के बाद उसको लगा कि यार ये पैसा आधा है, इतना तो नहीं होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कहा गया कि जो टोडरमल था वो टोडरमल सीधे इन्फॉर्म करता है किसको, सीधे इन्फॉर्म करता है आपका अकबर को। अकबर को बोला कि भाई महाराज पैसा आधा है लगभग, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए इसने क्या किया कि अकबर ने आदम खां को बुलाया। और जैसे ही आदम खां को बुलाया तो आदम खां से पूछा कि बताओ आदम खां कितना पैसा है। आदम खां ने बोला कि महाराज जितना मैंने जमा करवाया उतना ही पैसा लगभग आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आदम खां को कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ से गया तो आदम खां, चूँकि अब टोडरमल भी कुछ नहीं बोल सकता था, अकबर ने ही मना कर दिया है। तो अब कुछ समय बाद यानी कि 2-4 महीने के बाद क्या होता है कि बाज बहादुर अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर लेता, बोलता अकबर के अधीन शासन न करूँगा। अकबर को बात पता चली, अकबर ने आदम खां को पुनः बुलाया और बोला कि भाई तुमने कैसा अभियान बाज बहादुर के खिलाफ किया, फिर से स्वतंत्र हो गया, फिर से जाओ हमला करो। इस बार आदम खां गया और खूब सारी लूटमाट किया, यानी कि पूरा लगभग मालवा के क्षेत्र को लूट लिया और यहाँ बाज बहादुर अपनी जान बचाता हुआ राजस्थान भाग गया। ठीक है, मालवा के क्षेत्र पर अकबर ने अब पूरी तरह से अभियान कर लिया आदम खां के माध्यम से। आदम खां ने फिर क्या किया, आधा पैसा अपनी जेब में रखा, आधा पैसा आधे का आधा इस तरह करके बांट दिया। लेकिन इस बार टोडरमल कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि बोलता तो वही अकबर वाली बात आ जाती, इसलिए कुछ नहीं बोला। अब बाज बहादुर बड़ा परेशान हो गया। बाज बहादुर ने बोला कि भाई अब क्या किया जाए। राजस्थान में कुछ मुस्लिम बाज बहादुर के मित्र थे, उन्होंने बोला क्या किया जाए। तो उनके मित्रों ने कहा तुमको एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो स्वयं अकबर। तुम अकबर से जाके मुलाकात करो, उसको अपनी बात समझाओ, निश्चित रूप से मान जाए। अब इसने चिट्ठी लिखी अकबर को, चिट्ठी पहुंची यहाँ पे अकबर के पास। जब तक अकबर कोई डिसीजन लेता, ये शाम को पहुंच गया अकबर की दरबार में बाज बहादुर। अब चूंकि अकबर आए हुए मेहमान का स्वागत तो किया, मार नहीं सकता था, उसको बोला कि तुम भाई जैसा करना चाहते हो वैसा करो, यहाँ पे रहो, खाना पीना खाओ, जब जाना हो चले जाना, लेकिन मालवा का क्षेत्र तुमको वापस नहीं दूंगा। अब इसने बहुत विनती की, महाराज मालवा चाहिए, मालवा चाहिए। अकबर बोला नहीं, मालवा का क्षेत्र मेरा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये वो 3 तूफानी सब बीच में हुआ इनके। अब जैसे ही सब कुछ हुआ, अब बेचारा परेशान हो गया, रुका, खाना पीना खाया। 2-3 दिन बाद अकबर की एक दरबार लगी। अकबर के जो नाना थे उनका नाम था मीर अली अकबर जामी, जो कि सूफी संत भी रहे हैं। संगीत का बड़ा शौक था उनको, तो नाना की ही रुचि को लेकर के अकबर भी पैदा हुआ था, उसे भी संगीत का बड़ा शौक था। उस समय अकबर जो है तानसेन वगैरह लोगों से नहीं मिला था। तो जैसे ही महफिल बैठी, संगीत गाना बजाना हुआ, बाज बहादुर की गायन शैली जो है अच्छी थी, सब कोई गा लिए। फिर बाज बहादुर हाथ जोड़ के आया, महाराज मेरी भी गाने की इच्छा है। बाज बहादुर को बोला अकबर ने ठीक है गाओ। तो इस तरीके से बाज बहादुर ने अपनी कला जो है दिखाई। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर प्रसन्न होने के बाद बोला कि यार बाज बहादुर हम तुमसे बड़ा खुश हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले साहब मालवा चाहिए हमको, है ना। तो इस तरीके से अकबर क्या होता है कि बोलता है कि ठीक है हम तुमको मालवा दे देंगे, उसका जो टैक्स वगैरह बनेगा वो तुमको हर साल देना होगा। बोला कि महाराज मैं सभी टैक्स दूंगा, लेकिन अभी इस समय 2-3 साल तक टैक्स नहीं दे पाऊंगा। अकबर ने पूछा ऐसा क्या कारण है। तो बोला कि कारण ये है कि आदम खां ने बहुत लूट मार की है। तो बोले कैसे।
वो तो तुरंत उसने बाज बहादुर ने अपने वित्त मंत्री को कहाँ से बुला लिया, मालवा से, और यहाँ से टोडरमल। दोनों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि आदम खान ने इतने की घपलेबाजी की। अब अकबर ने क्या किया, देखा, अकबर ने बुलाया आदम खां को। आदम खां को बोला कि आदम खां देखो ऐसा है, जो भी पैसा तुम्हारे पास है वो पूरा राजकोष में जमा करवा दो। आदम खां यहाँ से बेचारा डरा हुआ गया और माँ के सामने, यानी महामंगा जो कौन थी, उसकी माँ थी, उसके सामने जो है अकबर को बुरा भला समझा लेना, ऐसा वैसा दुनियादारी जैसा लोग करते हैं सामान्य भाषा। अब यहाँ पे अकबर क्या है, चूँकि अकबर ने आदेश दे दिया था, अब चूँकि अकबर ने आदेश बस दिया था, क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए सीधे मृत्युदंड होता था, लेकिन अकबर ने मृत्युदंड नहीं दिया। अब आदम खां को लगा कि इस मैटर को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, तो ये रातों रात पहुंच गया टोडरमल के पास में, वित्त मंत्रालय। लेकिन टोडरमल नहीं मिला, उसका असिस्टेंट मिला। असिस्टेंट से बोला कि मैटर को सॉल्व आउट करो, ये सब दुनियावारी रिश्वत वगैरह आप ले लो। लेकिन जानते हो कि जो असिस्टेंट होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। उसने जो है उल्टा सीधा आदम खां को कहना चालू किया। आदम खां ने निकाली तलवार और असिस्टेंट की हत्या कर दी कि ले बेटा पूरा पैसा एक बार में ले ले, है ना। अब भाई आदम खां जैसे मार दिया, अब विचार करने लगा कि यार अगर ऐसा है, मतलब पैसा नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन बताओ हत्या कर दी मैंने, अब ये जवाब कौन देगा। अब आदम खां ने सोचा कि एक ही काम हो सकता है कि आदम खां अकबर की हत्या कर दे और हत्या करने के बाद स्वयं राजा बन जाए, तो उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा। और उस समय राजा सभी तलवार लेके सोया करते थे। जैसे ही यहाँ पे गया, सैनिकों को मारता हुआ आगे पहुँचा अकबर के तक, अकबर को हल्ला पहुँचा, अकबर तुरंत खड़ा हो गया तलवार लेके, और इनके बीच में छोटा सा युद्ध हुआ। अब अकबर चूँकि तलवारबाजी, अकबर भला पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाता, लेकिन तलवारबाजी में अच्छा, उसने हरा दिया तुरंत आदम खां को। सैनिकों को आदेश दिया कि इसको लेके जाओ। अब अकबर को ये भी पता चला कि इसने असिस्टेंट की हत्या कर दी है, तो अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इसको लेके जाओ और ऊपर से छत से सिर के बल इसको पटको, ऊपर से नीचे की ओर फेंको, और तब तक फेंको जब तक कि मर न जाए। तो यहाँ से इसको सीढ़ी के ऊपर से लेके जाते हैं, सिर के बल ऊपर से नीचे आदम खां को फेंकते। आदम का एक ही बार में अधमरा हो गया। बोले देखो अभी मरा कि नहीं मरा है। बोले अभी नहीं मरा साहब। बोले फिर से लेके आओ। तो फिर से उसको घसीटते हुए आदम खां को लेके जाते हैं और ऊपर से फिर फेंकते हैं, तो दूसरी बार में ये मर जाता। तो ये पहली घटना मानी जाती है 1561 की, कि जिसमें आदम खां के इस किए गए कार्य से जो है अकबर को पूरी तरह से सजगता मिली और वो हरम दल के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया उसने, पहली घटना। दूसरी घटना को अपन जो है जानेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, है ना, कि दूसरी ऐसी क्या घटना रही है कि जिससे अकबर जो है आपका हरम दल के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हुआ। अब फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, जैसे अभी अगली कहानी में आएगा भारमल के बारे में, जिसमें जो अकबर था वो हरका बाई, जिसे हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं, उससे उसने विवाह किया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। और ऑनलाइन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको जानकारी नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।